नोड जेएस एंड अगेन नोड जेएस। आप लोगों ने नोड जेएस के बारे में बहुत सुना होगा नोड जेएस में कैरियर अच्छा है। सुना होगा नोड जेएस के ऊपर आप लोग एक बार में एक से ज्यादा काम कर सकते हो और बहुत कुछ नोड जेएस के बारे में ही सुना होगा। तो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल में। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नोड जेएस के ऊपर, और सिर्फ बात ही नहीं, हम लोग नोड जेएस को अच्छे से समझेंगे। आज हम अपनी एक नोड जेएस की ऐप क्रिएट करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक नोड.जेएस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इस सीरीज के अंदर एक्चुअल में आप लोग सीखेंगे नोड.जेएस क्या है, कैसे काम करती है, कब काम में लेनी चाहिए, कहाँ काम में लेनी चाहिए, क्या क्या फंक्शनलिटी हो सकती है। फिर हम एक्सप्रेस के बारे में पढ़ेंगे और एक अच्छा अपना बैकएंड बनाएंगे। ठीक है, फिर हम ट्राई करेंगे कि रिएक्ट के ऊपर एक फ्रंट एंड बनाए और आपस में रिएक्ट और नोड.जेएस को कनेक्ट करें। पर रिएक्ट वाला पार्ट हम बाद में रखेंगे। पहले हम फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों नोड.जेएस पे बनाना सीखेंगे और बाद में सेकेंडरी एप्लीकेशन का यूज करेंगे, यानी कि लाइब्रेरी रिएक्ट जेएस का यूज करेंगे। तो हम लोग ये सीखेंगे। तो ये सो ऑन बाद में जब होगा तब देखा जाएगा। अभी की बात करते हैं नोड जेएस क्या है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को बता दो, नोड जेएस का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 21.7.2। स्टेबल वर्जन इज 20.12.1, जो कि आप लोग देख सकते हो। पर मेरा करंट वर्जन मैंने अभी 18 इंस्टॉल किया हुआ है, मेरा एनपीएम वर्जन 10 है। अब आप लोग देखोगे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, तो बकवास नहीं है ये। नोड.जेएस अगर आप लोगों को आपके पीसी में चलाना है, ठीक है, नोड.जेएस पे आपको काम करना है, तो आपके पीसी में एनपीएम और नोड.जेएस का होना अवेलेबल होना जरूरी है। तो जो मेरे दोस्त नोड.जेएस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो लोग इंस्टॉल कर लेंगे। और फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है नोड.जेएस इंस्टॉल करने पे, तो यहाँ पे डाउनलोड नोड.जेएस का बटन है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे आपकी नोड.जेएस इंस्टॉल हो जाएगी और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आती है भाई को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो और आपको टिप दे दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि वो टिकटॉक टिकटॉक नहीं चलती है ना। पहली बात ये कि हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, तो मैंने कुछ सेवरल टॉपिक्स बना के रखे जहां पर हम बात करेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है। तो व्हाट इज नोड.जेएस? तो सबसे पहली बात, ये ओपन सोर्स सर्वर एनवायरनमेंट है। अब कभी आप लोगों ने सोचा है कि ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? तो ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी लैंग्वेज जो पब्लिकली ओपन है काम में लेने के लिए और उसमें मॉडिफिकेशन करके काम में लेने के लिए। तो जो ओपन सोर्स नहीं होती है उनमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें, जैसे आप लोगों ने सेल्स फोर्स अगर देखी होगी, तो सेल्स फोर्स इज लाइक नॉट इज ना ओपन सोर्स, तो दैट वाज लाइक दैट इज अ डिफरेंट पार्ट भी, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो दिस इज ओपन सोर्स का मतलब ऐसा जो फ्रीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिस पर डेवलपर्स काम कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी ऐप बना सकते हैं, है ना। दूसरी चीज, ये फ्री है, मैंने बोल ही दिया। तीसरी चीज, रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो नोड.जेएस क्या है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चढ़ सकती है, मतलब विंडो पे, लिनक्स पे, यूनिक्स पे, मैक्स, ओएस एक्स, एटीसी एक्सेट्रा, है ना। नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट को यूज करती है, और सबसे पहले बेहतर और जानने के लिए बात क्या है, वो जावास्क्रिप्ट को यूज करती है। आगे जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट पे बात करेंगे। पर नोड.जेएस क्या है ना। तो नोड.जेएस इज द एक्चुअली सर्वर साइड काम करने वाला। पहले एक्चुअल में क्या है कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में क्या कर सकती है, हमारी फ्रंट एंड साइड में काम करती है, एंगुलर, व्यू, रिएक्ट जेएस, फिर इसके साथ में कुछ काफी सारे पैकेजेस बने हुए हैं जैसे नोवा वगैरह, ये सब है ना। दैट्स ओन, इनर्शिया, एडजॉइंट्स वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। पर जो नोड.जेएस है वो सर्वर साइड काम करती है। मतलब अब आपको पीएचपी काम में लेने की जरूरत नहीं है, आपको जावा काम में लेने की जरूरत नहीं है, आपको पाइथन काम में लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जावास्क्रिप्ट से लाइक फ्रेंडली है, तो आप लोग जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क काम में ले सकते हैं। दैट इज नोड.जेएस, दैट इज नोड.जेएस। सो दैट इज इट। नाउ वी आर कम टू द सेकंड पॉइंट, वाई नोड.जेएस, है ना। हमें नोड.जेएस क्यों यूज में लेनी, तो देखो इसका सिंपल सा फंडा बता देता हूं। पहली बात तो ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी वेब एप्लीकेशन काम में ले रहे हो। आपका, आपकी क्लाइंट की और आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि आप कौन सी काम में लो। तो अगर मान के चलो आप पीएचपी पे काम कर रहे होते, तो क्या होता, पीएचपी के अंदर आपने एक एप्लीकेशन को हिट किया, एक यूआरएल हिट किया, यूआरएल गया सर्वर पे, है ना। सर्वर ने उसको लाइक कंपाइल करना शुरू किया, चेक करना शुरू किया, फिर उसका रेस्पॉन्स बनाया और उसको रिटर्न करा। जब वो रेस्पॉन्स यूजर के पास, यानी जो जिस बंदे ने इनपुट दिया था, उसको एज आउटपुट रिसीव हुआ, उसके बाद में ही पीएचपी दूसरा जो इनपुट है वो रिसीव करेगा। मतलब पीएचपी क्या है, ब्लॉकिंग सिस्टम में काम करता है, ब्लॉक हो जाता है। एक बार एक रिक्वेस्ट गई तो पीएचपी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, वहां पे। पर नोड.जेएस के अंदर क्या है, ये एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम है ना। नॉन ब्लॉकिंग मतलब यहां पर आपने एक रिक्वेस्ट कर दी, तो उसमें क्या है, वो एसिंक्रोनसली जाएगी और उसके पास में एक कॉल बैक फंक्शन हम लगा देते हैं। वो कॉल बैक फंक्शन जब वो रिक्वेस्ट रिटर्न होकर आती है, तो उस टाइम पे हमारे काम में आती है। अब आप लोग बोलोगे यार ये कॉल बैक, रिटर्न, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें क्या है। अगर दोस्तों आप लोगों को जावास्क्रिप्ट आप लोगों ने नहीं पढ़ी, तो मेरे चैनल पे जावास्क्रिप्ट का वीडियो अवेलेबल है इन सब चीजों के लिए, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। सो दैट्स सो ऑन, यू विल गेट दिस नो की व्हाट इज इट। पर ये बात हमको समझनी है कि अगर हमें कोई नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम बनाना है, लाइक ऐसी ऐप बनानी है जिसमें इंटरेक्शन फास्ट हो, यूजर्स जहां पे चैट कर रहे हैं आपस में, है ना,
आपस में आप चैट कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो दैट इन द केस इस टाइप की चीजें जहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग कुछ बनाना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, नोड.जेएस काम में ले सकते हो। अब आप बोलोगे क्या नोड.जेएस इज द ऑप्टिमम, इसके अलावा हम और कुछ काम नहीं ले सकते? नहीं, पाइथन ले सकते हो यार, पाइथन भी कोर्स के ऊपर काम करती है। आप जावा काम में ले सकते हो, आप लोग सॉकेट काम में ले सकते हो, पर द बेस ऑफ द केस सॉकेट इज नॉट दैट मच ऑप्टिमम, है ना। पर नोड.जेएस तो क्या है, पूरा हमारे पास में एक सर्वर साइड फ्रेमवर्क बना हुआ है, तो दैट्स द केस नोड.जेएस हम अच्छे से काम में ले सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पीएचपी को कब काम में लेना है, जब नॉन ब्लॉकिंग टाइप का कोई सिस्टम बना लो, जब आपकी ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि नहीं भाई जब तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है तब तक कुछ काम नहीं करना। जैसे मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ऐसी कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, ज्यादातर लोग चैटिंग एप्लीकेशन नोड.जेएस में बनाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि एक मैसेज किया तो उस मैसेज को जाके सेव होने का आप इंतजार नहीं कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, सेव कराने के लिए भले ही नोड.जेएस का यूज कर रहे हो, पर सॉकेट के थ्रू आप लोगों ने वो मैसेज एक एंड से दूसरे एंड पे डिलीवर कर दिया और वहां पे यूजर को रिसीव हो गया। वहीं पर आप लोगों ने क्या किया, जो सॉकेट की इंप्लीमेंटेंसी थी उसको मेंटेन करने के लिए नोड.जेएस को यूज कर लिया। सो दैट्स सो मच केसेस आर देयर, बट हम उनकी बाद में बात करेंगे ना। तो पीएचपी के अंदर भी अगर लोग चैटिंग लगाते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग नोड का यूज करते हैं। तो नोड का यूज हमें करना है नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम्स के लिए, ठीक है, बेसिकली इसके लिए करना है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। सो अब एक चीज बात आती है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है तो ये क्या होगा, सिंगल थ्रेडेड होगा। अब बात करें कि अगर सिंगल थ्रेडेड है तो ये नॉन ब्लॉकिंग कैसे हुआ, तो इसको नॉन ब्लॉकिंग बनाने के लिए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है ना। मतलब ये एसिंक्रोनस इवेंट्स को कॉल करता है। अब एसिंक्रोनस इवेंट्स कैसे हैंडल होते हैं, हमारे कॉल बैक्स के थ्रू। इसके अलावा हमारे पास ऑब्जर्वर्स होते हैं, बाकी सारी चीजें होती है जो इन चीजों को हैंडल करती है। सो दैट्स द वे नोड.जेएस आर वर्किंग फास्टर, नोड.जेएस आर वर्किंग नॉन ब्लॉकिंगली, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एसिंक्रोनस ऑपरेशंस with callback functions. So what Node.js can do? So Node.js can do same like PHP, same like Python, same like Java, but it doesn't mean कि like आप Node.js में मोबाइल ऐप बना सकते हो। आप Node.js में नहीं बना सकते, पर जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव, जहां पर आप मोबाइल ऐप भी बना सकते हो। पर जो सर्वर साइड जितने भी काम करना, उसके लिए अब आप Node.js काम में ले सकते हो। तो इफ यू आर ट्राइंग टू मेकिंग समथिंग सर्वर साइड, so there is no need of learning PHP, you can now learning Node.js as well, ठीक है। तो व्हाट इज नोड.जेएस फाइल? तो नोड.जेएस फाइल क्या है? सबसे पहली बात, ये एक तरीके की फाइल है जिसमें नोड.जेएस का एक कोड लगा हुआ है, जहां पर जब नोड.जेएस की फाइल को हमको पहले इनिशिएट कराना होता है, मतलब हमको लिखना होता है नोड सर्वर डॉट जेएस ऐप डॉट जेएस, हमने लिखा तो वो फाइल इनिशिएट हो गई। अब जब ये फाइल इनिशिएट हो गई तो जो यूआरएल के ऊपर ये फाइल चल रही होगी, है ना, जिस यूआरएल के ऊपर हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ होगा, जिस यूआरएल के ऊपर हमारा सर्वर हमको सुन रहा होगा, जिस यूआरएल के ऊपर हमने एचटीटीपी प्रोटोकॉल अनेबल किया है नोड.जेएस के थ्रू, उस यूआरएल को जब आप हिट करोगे तो वो जो इवेंट होगा वो उस टाइम पे परफॉर्म होगा। ठीक है, थोड़ा अटपटा, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, पर अभी हम रिसेंटली बात करेंगे और करके देखेंगे तो दैट यू विल गेट दिस नो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं ये वीडियो इंग्लिश में हो तो यू कैन डायरेक्टली टेल मी, आई विल गोना मेक इट इन इंग्लिश एज वेल, है ना। सो दैट्स ऑन, हम बाद में बात करेंगे। पर सबसे पहली बात, हमने ये समझ लिया नोड.जेएस कैसे काम में आ रही है, क्या होती है नोड.जेएस की फाइल, नोड.जेएस क्या कर सकती है ना, ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। पर आप लोगों को अच्छा है कि अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज हो तो दैट्स ऑन, आप नोड.जेएस सीख सकते हैं आसानी से। फिर भी अगर दिक्कत आएगी तो मैं जावास्क्रिप्ट भी इसमें साथ के साथ कवर करता हुआ चलूंगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा एक एक छोटी छोटी चीज। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, हम लोग है ना अपनी नोड.जेएस की एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में एक फोल्डर है htdocs का। अब मैं यहाँ पे अपनी गिट के थ्रू मैंने गिट बैश डाउनलोड कर रखा है, तो गिट बैश वाली कमांड लाइन यूज करूंगा, मुझे ये ज्यादा सही लगती है। तो मैं यहाँ पर क्या है, लिनक्स की कमांड यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं मेरा नोड वर्जन क्या है। तो मैंने लिखा नोड -v, इससे आपको पता चलेगा मेरा नोड वर्जन क्या है, 18.17। फिर मैंने लिखा npm -v, इसको करने से मुझे मेरा npm वर्जन पता चलता है। तो दीज आर द टू रिक्वायरमेंट्स बेसिकली टू रन नोड.जेएस ऑन योर पीसी। अगर नहीं आता इंस्टॉल करना, डायरेक्टली मेंशन कर देना, आपका भाई आप लोगों को उसमें हेल्प कर देगा। ठीक है, पहले मैं देख लूं यार वीडियो भी चल रहा है नहीं चल रहा। ओके, इट्स वर्किंग। सो यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, मेरे पास पंखा है एक्चुअली, पर क्या है कि उसकी आवाज़ इसके साथ में माइक में मिक्स हो जाती है, तो मैं उसको बंद करके चलाता हूँ, इससे थोड़ा पसीना आ रहा है। सो सबसे पहली बात, हम एक कमांड चलाते हैं लिनक्स के अंदर, होती है mkdir मेक डायरेक्टरी, और मैंने एक नोड.जेएस के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो मैंने एक नोड.जेएस का फोल्डर बना लिया। अब मैंने लिखा cd, तो cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, और मैं किस में जाना चाहता हूँ, इस नोड.जेएस के फोल्डर में। मैंने ls किया तो आप देखोगे मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ। अब मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ इसमें, तो मैंने लिखा touch टच app.js। मैं इसको server.js जो भी लिखना चाहता था लिख सकता था, पर ऑप्टिमम लगता है app.js या server.js लिखना, है ना। कूल थोड़ी फीलिंग आती है और थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ हम एक ऐप बना रहे थे, इसलिए server.js लिखते सो भी होना है।
अब मैं अगर लिस्ट चेक करूंगा तो आप देखोगे मेरे पास ये फाइल बनी हुई है। तो चलो मैं अपनी इस फाइल के अंदर जाता हूँ, तो ये मेरा फोल्डर बन गया, इसके अंदर मैं गया तो मेरे पास एक फाइल बन गई यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखोगे मैंने एक फाइल बनाई है जिसका एक्सटेंशन है जेएस। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप नोड जेएस पे काम करें तो आपकी फाइल का एक्सटेंशन जेएस होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए उसको नोड जेएस कहते हैं, यानी नोड जावास्क्रिप्ट। तो ठीक है, हमने एक एप्लीकेशन फाइल क्रिएट कर लिया हमने नोड जेएस की। अब इसके अंदर है कि हम लोगों से इंटरव्यू के अंदर एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों को मुझे ना एक सर्वर के ऊपर पोर्ट लिसन कर रहा है ऐसा करवा के देना है। ऐसा हमको जनरली कहा जाता है, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन दिया जाता है। एंड लगभग लोग जो नोड जेएस पे काम करते हैं वो भी इसमें फेल हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि सिंटैक्स याद नहीं होते। तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी होगी। तो दो चीज समझते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ जैसे कॉन्स्ट, ठीक है। फिर मेरे को एक एचटीटीपी मैंने क्या बना लिया, एचटीटीपी के नाम से मैंने एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लिया। और यहाँ पे मैंने यूज करूंगा रिक्वायर को। रिक्वायर मेथड से मैं क्या कर रहा हूँ, एचटीटीपी एक मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो नोड के अंदर बाय डिफॉल्ट एक मॉड्यूल होता है, क्या होता है, एचटीटीपी। तो ये एचटीटीपी मॉड्यूल क्या है, यहाँ पे इस मॉड्यूल को मैंने इस वेरिएबल में या इस कांस्टेंट में डाल दिया है। अब इस कांस्टेंट के पास में इस एचटीटीपी से रिलेटेड सारे फंक्शंस अवेलेबल होंगे, होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। तो दैट्स द वे हम लोग एचटीटीपी प्रोटोकॉल अनेबल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली इस एचटीटीपी के पास में एक फंक्शन होता है, वो है क्रिएट सर्वर। तो मैं सर्वर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं एक फंक्शन चला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारी ऐसे ही काम करती है। तो हम एक फंक्शन अनेबल कर देते हैं और इस फंक्शन में मैं दो आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ, एक रिक्वेस्ट और एक रेस्पॉन्स। तो मैं यहाँ पे ये रिस्पॉन्स और एक ले लेता हूँ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आएगी और उसका रेस्पॉन्स हम सेंड करेंगे। तो दैट्स इट, हम लोग ये करेंगे। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट डॉट लिसन लगा सकता हूँ, ठीक है, लिसन लगा सकता हूँ। और लिसन किस पे करेगा, अब बेसिकली एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नोड.जेएस का है डिफॉल्ट पोर्ट क्या है। तो नोड.जेएस का कोई डिफॉल्ट पोर्ट नहीं होता, पर बेसिकली लोग इसको 3000 पे या 80 पे चलाना पसंद करते हैं। तो मोस्टली 3000 कॉमन पोर्ट है जो लोग ज्यादा काम में लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख दूँ, यहाँ पे मैं अगर कंसोल डॉट लॉग लिख दूँ और लिख दूँ पोर्ट इज लाइक PORT, पोर्ट इज LIS लिसनिंग ऑन 3000, मैंने अगर ऐसा लिख दिया, जनरली मैंने ऐसा लिखा है, पर अभी हम और भी बात करेंगे इसके अंदर। तो और इसके बाद में अपनी इस पे जाऊं और यहाँ पे लिखूंगा नोड सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये किया, तो ये मुझे क्या कह रहा है, सॉरी, नोड ऐप डॉट जेएस। फाइल हमने ऐप डॉट जेएस के नाम से बनाई है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब मैं 192 के ऊपर इस 3000 पोर्ट को कॉल करूंगा तो आप देखोगे पोर्ट इज लिसनिंग ऑन 3000 मेरे पास में लिखा हुआ गया। तो हम लोगों ने अभी यही बात की थी कि क्या होता है जब भी हमने इनिशिएट कर दी फाइल नोड ऐप डॉट जेएस लिख के, अब जब भी ये यूआरएल जब कॉल होगा तो हम इस फाइल के अंदर जो हमने काम किया है वो इवेंट ट्रिगर हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ नोड जेएस काम करते हैं। चलो इसका एक और हम बेसिक और नया तरीका, वो तरीका देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैं लिखना चाहता हूँ कुछ और, है ना, मतलब मैं एक केस बनाना चाहता हूँ जहां पर मैं मतलब ये चीज इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट डाल देता हूँ ताकि मेरे को ज्यादा मेरा वीडियो छोटा बने, ठीक है। तो मैंने लिखा रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड, ठीक है, 200 उसके अंदर लिखा, कंटेंट टाइप में टेक्स्ट एचटीएमएल लिखा और रेस्पॉन्स डॉट एंड कर दिया, हेलो वर्ल्ड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब अभी समझाऊंगा, पर हमेशा याद रखना मैंने अभी ऐसा कर दिया तो इससे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे क्या करनी पड़ेगी, नोड.जेएस को अब दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, इसको रीस्टार्ट करते हैं। अभी आप देखोगे तो आपके पास आउटपुट वही रहने वाला है जो पहले था, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम नोड.जेएस को दोबारा स्टार्ट करेंगे, सो नाउ सो ऑन, आप देखोगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आप लोग देखोगे राइट हेड का मतलब है एक हेडर लिखना। रेस्पॉन्स के साथ में हेडर ज्वाइन कर रहे हैं, उस हेडर में हमने स्टेटस कोड डाला है 200। तो स्टेटस कोड क्या हेल्प करता है, जो भी एपीआई कॉल हो रही है या जो भी मेथड या जो भी एचटीटीपी मेथड रिसीव हो रहा है उसमें हम क्या है कंडीशन लगाते हैं कि हमारी एपीआई सक्सेस में जा रही है, फेल में जा रही है, 500 में जा रही है, 404 नॉट फाउंड में जा रही है। तो सक्सेस के केस में हम 200 लिखते हैं। तो ऐसे कुछ स्टेटस कोड्स होते हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हो HTTP स्टेटस कोड। तो ये बेसिकली होता है, पर ज्यादा आप लोगों को नहीं देखना है। 419, 400 और 404, 500 और 200 बेसिकली यही ज्यादा काम में आता है, और एक ये 403 भी आ जाता है ना। तो ये मोस्टली ज्यादा यूज में आता है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यही बेसिकली होता है। अब मैंने लिखा कंटेंट टाइप। तो कंटेंट टाइप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन जेसन, मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा, टेक्स्ट एचटीएमएल, ये सारी चीजें लिखते हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ,
एक्चुअल में मेरा जो टेक्स्ट है वो HTML की फॉर्म के अंदर है, तो मैंने बस ब्राउजर को ये लिख कर भेजा है कि टेक्स्ट HTML भेज रहा हूँ हेडर के अंदर। तो इससे हम हेडर पे चीजें डिफाइन करते हैं। आने वाले टाइम पे आप लोग समझेंगे कि कंटेंट टाइप कैसे मैटर करता है, क्योंकि जो हम यहाँ से रेस्पॉन्स या डेटा सेंड कर रहे हैं या सामने वाले बंदे से हम रिसीव कर रहे हैं, तो इनका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब आप पोस्टमैन पे काम करोगे, हिट करोगे चीजों को, इसमें एपीआई बनाओगे तो सब समझोगे, तो उसकी हम बात करेंगे। अब मैंने लिखा रिस्पॉन्स डॉट एंड, तो रेस्पॉन्स डॉट एंड क्या करता है, एक ऑप्टिमम तरीका है ब्राउजर एंड पर चीजों को दिखाने का। तो मैंने उसमें हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और यहाँ पर लिखने से मेरा आउटपुट पूरा हो गया। तो मेरा ऐसा लिखने से क्या होता है, ब्राउजर को समझ में आ गया ऊपर कंटेंट टाइप लिखने से कि टेक्स्ट HTML है, और हेलो वर्ल्ड लिखकर अगर एंड के साथ मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा तो इससे ब्राउजर ने उसको प्रिंट करा दिया। पर व्हाट इफ कि अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और कंट्रोल स्टिक यूं करके यूं चालू करूं, ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखोगे आप, तो ये मेरे जो है डिस्प्ले ना वो ब्लैक पड़ गई। वाई? बिकॉज अब हमने टेक्स्ट HTML का यूज नहीं किया है, तो HTML को ब्राउजर व्हाइट कलर में रेंडर कर रहा था, और इसके लिए इसका कंटेंट उसको डिफाइंड नहीं है, इसलिए जनरली एक आउटपुट की तरह इसको प्रिंट कर रहा है। तो इसलिए हमने कंटेंट टाइप ये लिखा था टेक्स्ट HTML, ताकि ब्राउजर उसको एज अ HTML रेंडर करे। तो HTML रेंडर कराने के लिए हमने हेडर में भेजा था। अब ब्राउजर क्या करता है, सबसे पहले हेडर ही पार्ट को पढ़ता है कि भाई ये चीज हमारे पास में क्या आई है क्या नहीं आई, इन चीजों को एक्चुअल में समझने की कोशिश करता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी प्राइमरी नोड एप्लीकेशन काम करती है। तो एक मैं आपको नोड.js का ये फंडा दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, अब इसकी जगह मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो आप ये चीज देखोगे अभी कि यहाँ पर डायरेक्टली क्या किया है, नोड.js के अंदर हमने जो क्रिएट सर्वर फंक्शन है उसको ही डायरेक्ट इंपोर्ट किया है। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे HTTP मेथड हमारे कम काम में आ रहा है, मान लो एक ही बार काम में आना था, तो हमें पूरा मेथड इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एम आई राइट? कि यही तो हमारे ऊप्स वगैरह के कंसेप्ट होते हैं, यही तो हमारे ड्राई प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अगर मान लो मेरा ये HTTP जो है वो एक ही बार काम में आना था, है ना, मेरे इसके मेथड इस फाइल के अंदर दोबारा काम में नहीं आते, तो मुझे उसको जरूरत थी मतलब इंपोर्ट करने की नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो मेरे काम में ही नहीं आ रहा है। इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट नोड से HTTP को कॉल कर लिया, नोड से HTTP मांग लिया, और उसमें से उसका फंक्शन कॉल कर लिया, कौन सा, क्रिएट सर्वर वाला, डायरेक्टली। तो अब हमको HTTP.create सर्वर नहीं लिखना पड़ा, डायरेक्ट क्रिएट सर्वर को हमने कॉल कर लिया। अब इसको इसने क्या किया है, एक वेरिएबल में इंस्टॉल किया है, ठीक है, यहाँ पे, और बाकी सारा काम वैसा का वैसा ही है, पर अब इसको एक वेरिएबल में इंस्टॉल करके आगे लिसन कराया है, और उसके अंदर हमारे पास में एक और चीज है, वो है हमारी पब्लिक आईपी डिफाइन करने का तरीका। तो हमारा जो आईपी है वो इस पे लिसन हो जाएगी, जो 127 होती है। तो कई बार अगर आप मान लो DNS एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, है ना, या फिर आपका जो कंपनी है उसके अंदर आपकी जो आप सर्वर पे काम करते हो, तो यहाँ पर आप सर्वर आईपी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मेरी कंपनी की आईपी है 192.168.235 और एक्सेट्रा समथिंग एल्स, है ना, इस तरीके की। तो आपकी कंपनी की कोई आईपी होगी तो आप डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हम लोकल पीसी पे इसको यूज करते हैं। तो चलो इसको एक बार चला के देखो, कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है सर्वर डॉट mjs, और इसको इससे रन करने के लिए बोल रहा है। चलो इसको पहले हम अपने तरीके से रन करते हैं, जैसा कि हमने पुरानी ऐप को रन किया था, ठीक है, तो हमें चीजें थोड़ी और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं एक बार, और क्लियर, और मैं लिखता हूँ app.js। तो आप देखोगे मेरे पास में एक एरर आ रही है। हमारे पास ये एरर क्यों आ रही है? क्योंकि अब ये mjs का फंडा क्या है, mjs मतलब जो ECMA स्क्रिप्ट का ECMA स्क्रिप्ट है, अगर उसको फॉलो करना है हमें, तो ECMA स्क्रिप्ट के अंदर हमको फंक्शंस मिले थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह ये सब, अगर उनको फॉलो करना है तो हमको यहाँ पे मॉड्यूल JS का यूज करना पड़ेगा, यानी mjs एक्सटेंशन का यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम चलते हैं अपनी ऐप के अंदर, यहाँ पे लाइक इसको रीनेम कर देता हूँ मैं फाइल को, और यहाँ लिख देता हूँ mjs, ठीक है, डन। और अब मैं इसके आगे यहाँ mjs कर देता हूँ। अगर मैं ये करूंगा तो मेरी फाइल भी चल जाएगी, और अब मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये भी चल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी कि कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर ECMA स्क्रिप्ट को फॉलो करना है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट को फॉलो करना है। तो अपडेटेड जावास्क्रिप्ट आपको काम में लेनी है, उसके लिए आप लोग मॉड्यूल्स का यूज करेंगे, और उसके लिए आपको mjs एक्सटेंशन को यूज करना है, ठीक है। कैसे आप अपनी पहली ऐप क्रिएट करेंगे, ये क्रिएट सर्वर आपका फंक्शन है, ये आपको कैसे मिलता है, तो HTTP मेथड से मिलता है। आप इसको रिक्वायर से यूज कर सकते थे, पर अब आप इसको रिक्वायर से ना यूज करके इंपोर्ट से यूज कर सकते हो ECMA के अंदर। कैसे आपकी नोड.js इंपॉर्टेंट है, PHP की जगह नोड.js काम में लेनी है, अगर तो क्यों काम में लेनी है, तो आप बता सकते हो कि उसका ये जो नॉन ब्लॉकिंग एनवायरनमेंट है कैसे काम करता है। तो आई होप सो कि मैंने सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मैं जल्दी ही मिलता हूँ आप लोगों से नए और एक अच्छे वीडियो के साथ।